गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। राजस्थान का एकीकरण और हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने देखा था कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संदर्भ में किस प्रकार से था, और आज हम राजस्थान का जो एकीकरण है विधिवत उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो लेट्स फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण पार्ट ना सेकंड। राजस्थान का एक जो एकीकरण है वो पिछले पार्ट में हमने चर्चा करी थी। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। ठीक है, पहला चरण स्टार्ट होता है 8 जो धारा है, वापस हम उसको ले लेते हैं। इसको याद रखना है कि जो भी एकीकरण की बात हम कर रहे हैं वो धारा 8 के तहत ही कर रहे हैं। होली का टाइम है 18 मार्च और 8 को याद रखें हमेशा। और ईयर है 48 वाला। 1 नवंबर 1956 तक ये एकीकरण 7 चरणों में चलता है। तो एक बार मैप के जरिए हम एकीकरण को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो राजस्थान का जो एकीकरण है उसके 4 चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो चरण है वो महज एक औपचारिकताएं हैं। 4 चरण महज है। अगर 4 चरण अपन को ढंग से याद हो गए तो समझो कि राजस्थान का जो एकीकरण है उसको अपन ने फतेह कर लिया। तो देखते हैं कि महत्वपूर्ण कैसे, एक मैप के जरिए इसको समझते हैं। ठीक है, देखते हैं मैप के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि विलेज जो है सम्मेलन प्रपत्र पे राजस्थान की इन 19 रियासतों ने सम्मेलन प्रपत्र पे यानी कि ज्वाइनिंग लेटर पे अपने साइन कर दिए हैं। अब इन 19 रियासतों का जो राजस्थान में विलय है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि 19 रियासतों का जो विलय है वो किस तरह से हुआ, राजस्थान संघ किस प्रकार से बना, राजस्थान किस प्रकार से बना, उसका हम विवरण यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि पूर्व से स्टार्ट हुआ है क्योंकि दिल्ली यहाँ पे है, विलय हो चुका था, पहले सम्मेलन पत्र पे हस्ताक्षर हो चुके थे। तो यहाँ पे जब अगर दिल्ली से सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोस्ट इंटेलिजेंट वीपी मेनन आएंगे तो एकीकरण कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट यहां से थोड़ा सा राजस्थान का अंदर ये पार्ट आता है। तो हम एक तरह से यहां से स्टार्ट करते हैं, अंदर यहां से प्रवेश होता है। यहां है अलवर, फिर ये वाला एरिया भरतपुर, ये धौलपुर और पास वाला कर। तो जब यहां पे आते हैं तो एक संघ बन जाता है और 18 मार्च वाली डेट है यहाँ पे ले लेते हैं। 18 मार्च को होता है, 1948 को यहाँ से लेते हैं। 4 रियासतें हैं वो यहाँ से उठाई जाती हैं। अलवर है, भरतपुर, यहाँ से धौलपुर और यहाँ से करौली। इन 4 रियासतों को मिला के एक संघ बना लेते हैं और वो है मत्स्य संघ। हम उसकी अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। मत्स्य संघ यहाँ पे बना लेते हैं। सभी को याद है अपना, इसमें याद करने में सबसे ज्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि पहला चरण है मत्स्य संघ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर देखिए यहां से अब आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, पूर्वी और ये दक्षिण पार्ट वाले जो अपने रियासतें हैं ये इनके पास आएंगे। ठीक है, यहां से थोड़ा आगे बढ़े तो इन रियासतों को लपेटे में लेंगे और यहाँ पे रियासतें कितनी मिली, 1 को लिया, 2 को लिया, 3 को लिया, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, इस तरह से यहाँ पे 9 रियासतों को शामिल किया। अब देखिए इसको याद करने का तरीका कैसे है। अगर हम कहीं पर चलते हैं तो जो भी अपने संघ होता जाता है, एक संघ फिर दूसरे को साथ में लिया, संघ याद करते चले तो संघ याद करते चलेंगे तो इसका नाम हो गया राजस्थान संघ। 9 रियासतें थी, अभी चर्चा करेंगे, सिर्फ अपन को नाम याद करना है कि संघ साथ ले रहे हैं तो इसका नाम हो गया राजस्थान संघ।
ठीक है, बना कब है? 18 मार्च है। 18 मार्च के बाद में 8 को और ऐड करें, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 और जोड़ लें और 8 दिनों के अंदर अंदर ये हो रहा है 25 मार्च। 8 को याद रखें, वर्ष वही है 1948। ठीक है, 9 रियासतें यहाँ पे शामिल हो रही हैं। फिर जब अपन ने राजस्थान की संधियां पढ़ी थी तो उस समय मैंने एक चर्चा की थी कि यहाँ पे जो कोटा है और जो बूंदी है वो थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है, यानी कि विवाद था कि जो बूंदी वाले जो शासक हैं वो कोटा वालों के बड़े भैया यानी कि कोटा वालों को वो चुटभैया मानते थे। तो कोटा जो रियासत है उसका राज प्रमुख यहाँ पे भी बन रहा था। तो बूंदी वाले बहादुर सिंह को ये अच्छा नहीं लगा, तो तुरंत उसने क्या किया, इस उदयपुर को, एक उदयपुर जो रियासत है, मेवाड़ रियासत है, उसका विलय यहाँ पे करवा लिया। अब संघ में जो अगर एक आदमी और जुड़ जाता है तो अपन क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी कि उसको संयुक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक विलय और हो गया और यहाँ पे बन रहा है संयुक्त राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 25 हो गया, उसके बाद में फिर ये 18 वाली ले ले, मार्च तो गया तो यहाँ पे हो गई 18 अप्रैल, सन वही है 1948। फिर देखिए आगे बढ़े तो ये विवाद पैदा हो जाता है कि इधर वाली को क्यों नहीं ले रहे। तो राजस्थान आंदोलन समिति एक थी, तो राजस्थान आंदोलन समिति ने ये कहा कि भाई पहले इनको शामिल करो। तो यहां से आगे बढ़े तो यहाँ पे बड़ी बड़ी रियासतें यहाँ बैठी हैं, जैसलमेर बैठा है, यहाँ बीकानेर बैठा है, जोधपुर बैठा है, यहाँ जयपुर बैठा है। याद नाम रखिए अपन को कि वृहत है। तो यहाँ से जब आते हैं तो यहाँ पे इनको लिए, यहाँ पे बीकानेर को लपेटे में लिया, यहाँ से जोधपुर को लपेटे में लिया, यहाँ से जैसलमेर, यहाँ से बीकानेर और यहाँ से जयपुर। इन बड़ी रियासतों वाला जो एरिया है वो लिया। तो बड़ी रियासतें हैं, वृहत है, तो यहाँ पे नाम अपन ने रख लिया वृहत राजस्थान। कितने हैं, पहला ये हो गया चरण, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। मैंने कहा था 4 चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी औपचारिकताएं हैं। फिर यहाँ पे आए, अब कहाँ जाएंगे, वापस आगे यहीं बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 5वें चरण में क्या किया, जो मत्स्य संघ बाहर बैठा था 5वें चरण में इस मत्स्य संघ को जोड़ लिया। ठीक है, मत्स्य संघ को जोड़ते ही अपना काम हो गया। बाकी जो सारी औपचारिकताएं हैं वो हम अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहां से जैसे ही मत्स्य संघ को जोड़ा तो नाम क्या पड़ गया, संयुक्त। यहां से संयुक्त लिया, यहां कौन था, वृहत था, तो वृहत को ले लिया और राजस्थान। तो 5वें चरण में आते ही नाम पड़ गया संयुक्त वृहत राजस्थान। बाकी छठा और जो 7वां चरण है महज एक औपचारिकता है और उसकी चर्चा अपन अब विस्तार से करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, अब पहला जो है चरण अपन लेते हैं मत्स्य संघ। अब नाम कैसा है, बिल्कुल अच्छा नाम है। महाभारत काल में उस पूर्वी एरिया को, उत्तर पूर्वी एरिया को मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। तो एक व्यक्ति ने, जो कि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी है, जिसको अपन के.एम. मुंशी शॉर्ट में कह सकते हैं, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, तो शॉर्ट में अपन इसको कह सकते हैं के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी ने कहा कि इसका जो नाम है वो मत्स्य संघ बहुत अच्छा है, मत्स्य संघ अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, तो इसका नाम अपन रख देते हैं मत्स्य संघ। तो इसका नामकरण किसने किया, के.एम. मुंशी ने इसका नामकरण किया।
प्रश्न आ चुका है कई बार कि मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया? के.एम. मुंशी। ओके डन। उद्घाटन यहां से ले लेते हैं। अब यहाँ की रियासतें हैं, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल दिल्ली से आएंगे एकीकरण करने के लिए, तो रियासती शासक बैठे हैं यहाँ पे। तो रियासती शासक अब क्या करेंगे कि सरदार पटेल अब बड़ा हो गया, उनसे बड़ा हो गया, प्रजातंत्र आ गया तो बड़ा हो गया, तो अब उनके क्या करेंगे? धोख उनको लगाना पड़ेगा रियासती शासकों को। जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल आए तो उन्होंने क्या करा? धोख लगाया। तो अब तो इनको धोख लगाना ही पड़ेगा, अब धोख लगाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया, अब धोख लगाना ही पड़ेगा। अब पहला देखो, पहले किसके धोख लगाएंगे? यहां पे बैठा है अलवर। अब धोख लगाएंगे तो पहले अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर। देखिए भरतपुर के आएंगे पास में। तीसरा है धौलपुर के पास में धोख लगाने आएंगे, शासक लगाएंगे धोख, साहब धोख, धौलपुर। और फिर लास्ट में आएगा करौली। अब इनको याद करने का देखिए तरीका, किसको क्या मिला है। सबसे पहले आएंगे अलवर के पास। अलवर का शासक तेज सिंह है और भरतपुर का ब्रजेंद्र सिंह था। तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि इन दोनों रियासतों को राष्ट्रीय विद्रोह के कारण, जो कि गांधी जी की हत्या से वो जुड़ा था राष्ट्रीय विद्रोह, तो उस राष्ट्रीय विद्रोह के आरोप में इन दोनों रियासतों को बहुत ही पहले, इन शासकों को अपदस्थ करके बहुत पहले इनका विलय राजस्थान उसमें भारत संघ में कर लिया था। तो मत्स्य संघ में विलय पहले किसका हुआ? अलवर का सबसे पहले विलय मत्स्य संघ में हुआ। सरदार पटेल आए मत्स्य संघ, इसके अलवर के पास क्या चाहिए? अलवर ने कहा कि मुझे तो राजधानी चाहिए। वैसे भी इनको ज्यादा कुछ नहीं मिलना है, तो राजधानी बनी मत्स्य संघ की क्या? अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी क्या बनी? अलवर। ठीक है, और क्या चाहिए? पटेल ने पूछा और क्या चाहिए? तो इसने कहा कि और तो कुछ नहीं चाहिए, हमको प्रधानमंत्री का पद दे दो तो और भी बढ़िया है। ठीक है, ये भी दिया। तो प्रधानमंत्री अलवर प्रजामंडल का एक नेता था शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ बन रहा है तो नाम शोभा वाला होना चाहिए, बढ़िया नाम है शोभाराम कुमावत। पटेल ने कहा ठीक है, शोभाराम कुमावत को बना देते, शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बना देते हैं। ठीक है, अब इसको ज्यादा कुछ नहीं देंगे, दो चीजें मिल गई, अब कुछ नहीं देंगे। भरतपुर वाले के पास आए, भरतपुर वाले से पूछा क्या चाहिए? इसने कहा वैसे भी राष्ट्रीय विद्रोह का केस लगा हुआ है, ज्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी उसने कह दिया कि उद्घाटन जो है मेरे किले में होना चाहिए। अब भरतपुर में कौन सा किला? लोहागढ़ का। तो उद्घाटन यहां हुआ है लोहागढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? लोहागढ़ दुर्ग में उद्घाटन हो गया। उद्घाटन की डेट यहां देख ले, 18 मार्च 1948 है, तो उद्घाटन हो गया 18 मार्च 1948 में। अब देखिए किसने किया उद्घाटन? किया उस समय के केंद्रीय खनिज और विद्युत मंत्री थे, खनिज और विद्युत मंत्री। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि उद्घाटनकर्ता क्या थे उस समय, पद क्या था, तो नरहरि विष्णु गाडगिल इनका पूरा नाम है, नरहरि विष्णु गाडगिल। तो इसको शॉर्ट में अपन कह सकते हैं NV गाडगिल। तो उद्घाटनकर्ता कौन है? उद्घाटनकर्ता है NV गाडगिल, जो उस समय केंद्र में तत्कालीन खनिज और विद्युत मंत्री थे। भरतपुर को कुछ नहीं मिला। आगे अब चलते हैं धौलपुर के शासक के पास गए, धौलपुर वाले से पूछा क्या चाहिए? यहां कौन बैठा था? उदयभान सिंह। धौलपुर पूर्व में है। सूर्योदय कहां से होता है? राजस्थान में। सबसे पहले राजस्थान में सूर्योदय होता है धौलपुर में, उसके बाद सबसे अंत में होता है, अंत में कौन है? जैसलमेर। तो धौलपुर में ये बैठे हैं उदयभान सिंह जी। पूछा क्या चाहिए? तो इसने कहा कि मुझे राजप्रमुख का पद चाहिए, राजप्रमुख का मुझे पद चाहिए। राजप्रमुख बना दिया किसको?
उदयभान सिंह जी को राज प्रमुख बना दिया। ओके, राज प्रमुख बना दिया और इसको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। फिर करौली के पास, करौली बेचारा अकेला बैठा था, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जैसे ही करौली वाले के पास गए, करौली में कौन बैठा है, गणेश पाल जी यहाँ बैठे हैं। करौली जो है रियासत है, यादव रियासत है करौली, और एक जैसलमेर है यादव रियासत। धौलपुर और भरतपुर राजस्थान की एकमात्र 2 जाट रियासतें हैं, और एक टोंक जो है वो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। तो करौली के गणेश पाल के पास गए, ये बोला क्या मिलेगा वैसे तो, लेकिन फिर भी पूछा क्या चाहिए, तो इसने कह दिया मुझे तो उपराज प्रमुख बना दो, बहुत अच्छा है, उपराज प्रमुख। तो कौन बन गया उपराज प्रमुख, करौली का गणेश पाल। ठीक है, ये इनका अब इस तरह से इनको ये चीजें मिल गई। देखिए, अलवर राजधानी बनी, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर का ही था, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में उद्घाटन हो गया, NV गौडगिल ने किया, राज प्रमुख धौलपुर का उदयभान सिंह जी बने, और करौली के गणेश पाल उपराज प्रमुख बने। अब उस समय मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय है, एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, तो यहां पर इसकी वार्षिक आय थी 1,84,00,000। ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि वार्षिक आय उस समय मत्स्य संघ की कितनी थी। तो अगर ये प्रश्न वापस रिपीट होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिए कि वार्षिक आय इसकी है 1,84,00,000। मत्स्य संघ के बाद अगला जो है वो पढ़ते हैं। मत्स्य संघ के बाद अगला जो चरण है उसको पढ़ते हैं, और अगला चरण जैसे कि अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि अगला चरण है राजस्थान संघ। एक बात और, अब यहां पे जब राजस्थान संघ बन रहा है, तो राजस्थान संघ से पहले थोड़ा सा एक बार अपन मत्स्य संघ के पास और चल लेते हैं। किसके पास, मत्स्य संघ के पास एक बार फिर से चलते हैं। जब मत्स्य संघ बना के सरदार पटेल और VP मेनन आगे चल रहे थे, तो VP मेनन ने कहा कि हम आगे तो चल रहे हैं, लेकिन अगर पीछे से धौलपुर और ये जो भरतपुर वाले जो जाट हैं, धौलपुर और भरतपुर के जाट हैं, ये मत्स्य संघ को कहीं भगा ले गए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा बात तो तेरी सही है कि अपन तो आगे चलेंगे, चक्कर लगा के आएंगे, और मत्स्य संघ की अगर इन 2 रियासतों को, क्योंकि जाट बहुत तेज होते हैं, कि अगर भगा ले गए तो दोनों को कहीं ना कहीं यूपी में जाके मिल गए, तो ये तो ठीक है, तो क्या करें। तो VP मेनन ने एक सुझाव दिया कि ऐसा करते हैं, इनकी रखवाली के लिए एक ऐसे आदमी को अपन छोड़ के जाते हैं जो रखवाली करेगा आराम से। तो सोचा किसको दे रखवाली, तो VP मेनन ने ये बात कही कि जो सबसे जो ऊंचा है और सबसे आराम से जो देख सके दूर से, उसको देख के चलते हैं। तो ऐसा कौन है, तो हिमालय पे कौन सा देवता बैठता रहता है, सबसे ऊंचा वही है अपने। तो हिमालय पे कौन सा है, शंकर जी बैठे हैं, यहाँ पे शंकर देव बैठे हैं। ये याद रखें आप, इस चीज को रिपीट करेंगे, काम आएगी ये चीज। शंकर देव बैठे हैं और उनको कि ये आराम से दूर से रखवाली कर लेगा, देख लेगा, और भरतपुर और धौलपुर को जाने नहीं देगा। तो ठीक है शंकर देव, बात तो तू सही कहता है मेनन, शंकर देव को बैठा लेते हैं। शंकर देव हमारा क्या है, प्रभु है, ठीक है, और एक सिद्ध पुरुष भी है, प्रभु है और सिद्ध भी है। तो ये वर्ड अपने काम आएंगे आगे जब अपन मत्स्य संघ जब विलय होगा वापस राजस्थान में, तो उस समय ये अपनी चीज काम में आएगी। और मैं रिपीट करूंगा कि ये जो शंकर देव है ये क्या करेगा, प्रभु क्या करेगा और सिद्ध क्या करेगा। तब तक ये रखवाली कर रहे हैं कौन, शंकर देव, प्रभु और सिद्ध, यानी कि ये वर्ड याद रखें आप। चलो ठीक है, अब अपन दूसरे चरण में चलते हैं। इनको सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। आइए सेकंड पार्ट, सेकंड चरण कौन सा है, राजस्थान संघ
कितनी रियासतें हैं? 9। कितनी रियासतें हैं? 9। फिर मैंने कहा डेट याद रखने का तरीका क्या है? 18 मार्च है, 18 मार्च में 8, 18 से 19, 20, 21, 22 यानी कि पूरे नहीं जोड़े तो 18 से आगे हो गया 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 को ये जो राजस्थान संघ है उसका उद्घाटन हो जाता है। अब यहाँ पे रियासतें कौन सी आती है? बहुत सारी रियासतें हैं और टोटल रियासतें हैं यहाँ पे 9 रियासतें यहाँ पे आ रही है 9। राजस्थान संघ भी कह सकते हैं इसको और पूर्व संघ भी कह सकते हैं। 2 नाम इसके हम यहाँ मिलते हैं कि राजस्थान संघ है और पूर्व संघ भी इसका नाम हमें मिलता है। ओके, अब देखिए कौन कौन सी रियासतें हैं। एक सीधा सा ट्रिक बनाएं। अपने ट्रिक है बांबू की और झाड़ू अपने पास होती है को और किसी को अपन जोर से मारते हैं तो प्रशाटो। बांबू की झाड़ू को प्रशाटो। अब देखिए कितनी रियासतें हो रही है अपने पास। बां से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, कोटा अलग बैठी है, प्र से प्रतापगढ़, शाह से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा और टो से यहाँ मुस्लिम रियासत बैठी है टोंक। और इस तरह से अपने यहाँ कुल रियासतें कितनी हो रही है? टोटल रियासतें यहाँ हो रही है 9। बांबू की झाड़ू को प्रशाटो। अब यहाँ देखिए किसको क्या मिला है ये देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले वहीं से नंबर लेते हैं, बैक से नंबर ले लेते हैं इस बार। टोंक कुछ नहीं मिला। हाँ, शाहपुरा को क्या मिला ये देखते हैं। शाहपुरा ये जो प्रधानमंत्री बना है, यहां जो प्रधानमंत्री बना है कौन है? गोकुल लाल आशावा। एक अभी ट्रिक बताई जाएगी आपको जिसमें प्रजामंडल, उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री तीनों आ जाएंगे। प्रतापगढ़ को कुछ नहीं मिला। कोटा, कोटा को पूछा क्या चाहिए? कोटा सबसे बड़ी रियासत है, हाड़ा चौहानों का यहाँ शासन है। तो देखिए कोटा का शासक है यहाँ भीम सिंह, तो भीम सिंह को कह दिया क्या चाहिए भाई? तो भीम सिंह ने कहा राज प्रमुख बना दो मुझे। भीम सिंह क्या कहा इसने? मुझे तो राज प्रमुख बना दो। बहुत है, ठीक है, भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया। उद्घाटन कहाँ? उसने कहा मेरे कोटा दुर्ग में ही होना चाहिए। तो कोटा दुर्ग में क्या कर दिया? उद्घाटन। कोटा दुर्ग में उद्घाटन हो गया। किससे? वही अपने पास वही बैठे। देखिए 18 मार्च है पहला और 8 दिन के बाद ही है। तो गौडगिल साहब कहाँ जाने वाले थे? 8 दिन के अंदर नहीं जाने वाले थे कहीं, तो अपने पास वो उपलब्ध है पहले से, चलो उन्हीं से करवा लेते हैं उद्घाटन। तो उद्घाटन उन्हीं से करवा लिया और उद्घाटन कर दिया NV गौडगिल ने, नरहरि विष्णु गौडगिल। अब डूंगरपुर, डूंगरपुर को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, छोटी रियासत है। झालावाड़ कुछ नहीं मिला। किशनगढ़ कुछ नहीं मिला। यहाँ पे आ गई बूंदी, कुछ नहीं मिला। बांसवाड़ा, हाँ बांसवाड़ा की एक चीज है, बांसवाड़ा का उस समय शासक था चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा का शासक है चंद्रवीर सिंह। जब एकीकरण हुआ और उससे राजस्थान में जब एकीकरण करवा लिया गया तो ये एकमात्र सामान्य आदमी रह गया, इसका शासन जो है वो इसके हाथ से चला गया। तो ये इतना दुखी हुआ इस बात से कि इसने कह दिया कि आज मैंने अपने मृत्यु पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी कि आई एम साइनिंग माई डेथ वारंट, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी कि आज से मैं मरा हुआ ही हूं। मैं अपने
मृत्यु प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बात इन्होंने कही। प्रश्न ये पूछा जाए कि ये बात किसने कही, तो अपने आ जाना चाहिए आंसर कि बांसवाड़ा का जो शासक है चंद्रवीर सिंह, उन्होंने कहा कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब इसमें कोई चीज ऐसी है जो बच गई? बिल्कुल कोई चीज ऐसी नहीं बची, रियासतें अपनी आ गई। चंद्रवीर सिंह, भीम सिंह, राज प्रमुख, कोटा दुर्ग उद्घाटन, प्रधानमंत्री गोकुललाल आशावादन। तीसरा चरण अब आगे पढ़ते हैं। तीसरा है संयुक्त राजस्थान। थर्ड है संयुक्त राजस्थान। देखिए, इस बात की हमने पहले चर्चा की थी जब राजस्थान की क्रांतियां पढ़ाई जा रही थी कि बूंदी का शासक, अगर उपराज प्रमुख की बात करें पहले वाले चैप्टर में, कि बूंदी का जो शासक है कौन है? बहादुर सिंह। अगर पीछे वाले मत उसकी बात करें राजस्थान संघ की, तो बूंदी के बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख बनाया गया। और कोटा वाले को क्या बनाया? राज प्रमुख। तो बूंदी वाले जो है शासक है, वो कोटा वाले शासकों को छोटे भैया समझते थे। तो बड़े भैया जो है राज प्रमुख और छोटे भैया उपराज प्रमुख। तो बूंदी के बहादुर सिंह को यह बात सहन नहीं हुई कि जो बड़ा भाई है वो तो उपराज प्रमुख है और छोटा भाई जो है राज प्रमुख है, तो उसके अधीन वो काम करने में अपनी तौहीन समझ रहा था। तो बहादुर सिंह जो है वो सक्रिय होता है और कहाँ आता है? वो आता है मेवाड़ के शासक के पास। मेवाड़ के शासक के पास आता है और कहता है कि आप ऐसा करो, राजस्थान संघ में शामिल हो जाओ। अगर आप राजस्थान संघ में शामिल हो जाओगे तो राज प्रमुख का पद आपको मिलेगा और मैं उस छोटे भैया के अधीन काम करने से मुक्त हो जाऊंगा, मेरी तौहीन भी नहीं होगी। तो अब क्या है, ये प्रयास कर रहा था लेकिन इसका जो प्रयास है वो काम नहीं करा और उदयपुर जो है उसका विलय राजस्थान संघ में उस समय नहीं हो पाया। तो अब तुरंत ही उसी समय अगला जो है राजस्थान संघ के बाद संयुक्त राजस्थान होता है और 18 अप्रैल 1948 को जो तीसरा चरण है उसका उद्घाटन हो जाता। इसमें एकमात्र जो रियासत है वो शामिल होती है उदयपुर। एकमात्र रियासत शामिल होती है यहाँ उदयपुर और यहाँ के शासक हैं भूपाल सिंह या भोपाल सिंह, कुछ भी कह दें नाम, या तो भूपाल कह दें या भोपाल सिंह कह दें। यहाँ राज प्रमुख ये बने, राज प्रमुख ये बने। अब उपराज प्रमुख किसे मिलेगा? जो राजस्थान संघ का जो राज प्रमुख है कोटा का भीम सिंह, अब यहाँ वो क्या बन जाएगा? अब वो बन जाएगा उपराज प्रमुख। और उपराज प्रमुख बनते ही, उपराज प्रमुख बनते ही कौन प्रसन्न होगा सबसे ज्यादा? बूंदी का बहादुर सिंह। उपराज प्रमुख बन गया कोटा का भीम सिंह। और खुश कौन होगा? खुश होगा बूंदी का बहादुर सिंह कि अब ये उपराज प्रमुख बन गया, अब मेरे कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री उदयपुर प्रजामंडल का नेता है माणिक्यलाल वर्मा पंछीड़ा। और माणिक्यलाल वर्मा पंछीड़ा, इनका एक लोकगीत था
प्रजामंडल आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा पंछीड़ा, इसको अपन पंछीड़ा भी कह सकते हैं, याद रखिए पंछीड़ा, ताकि आपको याद रहे कि माणिक्यलाल वर्मा पंछीड़ा एक गीत था उसका, जो प्रजामंडल आंदोलन में काफी लोकप्रिय हुआ था। तो प्रधानमंत्री बने अपने माणिक्यलाल वर्मा। और उद्घाटन देखिए, अब उद्घाटन है चाचा जिसको कहते हैं, यानी कि पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया। और कहां किया? वहीं कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन कर दिया, बुला के वहीं। अब देखिए, इसको एक चीज और है, रियासती विभाग ने पहले तय किया था कि किसी भी शासक को क्या है, 10 लाख से अधिक प्रिवी पर्स देय नहीं होगा। लेकिन उदयपुर के शासक ने क्या किया? उदयपुर के शासक ने कहा कि मैं तो प्रिवी पर्स 20 लाख रुपए लूंगा, तभी ये विलय संभव है। तो जब उसने हट पकड़ ली कि ठीक है इसको दो, लेकिन नियम बना रखा है, तो प्रिवी पर्स देखो इसको किस तरह से दिया। प्रिवी पर्स इसको दिया 10 लाख रुपए, तो प्रिवी पर्स इसको दिया। अब बाकी 10 लाख रुपए की राशि कहां एडजस्ट होगी? तो भत्ते के रूप में 5 लाख इसको अलग से दिए। और धार्मिक खर्चे के लिए, धार्मिक खर्च करने के लिए 5 लाख इसको और दिए। तो इस तरह से इसको प्रीव्यू पर्स के रूप में, हालांकि प्रीव्यू पर्स के रूप में राशि कितनी है, वही 10 लाख है, लेकिन दूसरे जो रियासती शासक हैं वो नाराज नहीं हो, इसलिए 5-5 जो लाख रुपए है उसकी राशि को डिवाइड कर दिया गया। देखिए, अब हम राजस्थान का जो एकीकरण है और उसके जो भी राज प्रमुख हैं, उद्घाटन करता है, उन सबको एक ट्रिक से याद करेंगे। और वो ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों के बीच में एक शर्त लगी कि कौन ज़्यादा बहादुर है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मैं ज़्यादा बहादुर हूँ। तो ठीक है। वीपी मेनन ने कहा कि एक मणिहार है पास में, उसके जस्ट गेट के पास एक खूंटी गाड़ दो तो मैं आपको मान जाऊं कि आप ज़्यादा बहादुर हो। तो दोनों खूंटी गाड़ने के लिए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में खूंटी है और वो दोनों गाड़ने के लिए जाते हैं, पास में मणिहार का घर है। तो देखिए, वीपी मेनन उसको कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, गार्ड गार्ड चाचा पटेल, और मणिहार का घर था तो वो कहता है सोगो मणिहार। तभी उसकी जो पत्नी है वो जाग जाती है और कहती है कि उभी हूँ भोपा मांझा। तो ये वाली जो ट्रिक है, इससे अपन क्या याद कर सकते हैं? ये उद्घाटनकर्ता हो गए, ये प्रधानमंत्री हो गए और ये सभी रियासतों के राज प्रमुख हो गए। कैसे? देखिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन करता एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। दूसरा राजस्थान संघ, एनवी गॉडगिल। तीसरा संयुक्त, चाचा नेहरू। और चौथा वृहत राजस्थान, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले जो हैं, जो भी चरण हैं, उनका उद्घाटन नहीं होता, तो अपन को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे है ये प्रधानमंत्री। पहले चरण के प्रधानमंत्री हैं शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण के प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा। तीसरे चरण के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त के। और चौथे चरण वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री। आगे के जो भी चरण हैं, 5वां चरण है, 6ठा चरण है और 7वां चरण है, उसके जो प्रधानमंत्री हैं वही हीरालाल शास्त्री हैं। अब ये राज प्रमुख देखिए, राज प्रमुख में पहला जो है मत्स्य संघ, राज प्रमुख हैं उदयभान सिंह। दूसरा है राजस्थान संघ, कोटा का भीम सिंह। हूं वर्ड जो है वो जोड़ने के लिए काम में लिया है। संयुक्त का है भोपाल सिंह उदयपुर से। और वृहत राजस्थान का है मान सिंह जयपुर से। और जा वर्ड है, इसका मतलब है जारी। जारी से अर्थ है कि मान सिंह ही लगातार राज प्रमुख बने रहे।
इस तरह से इस ट्रिक से अपन याद ये हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं चौथे चरण पे। फोर्थ अपना चरण है वृहत राजस्थान। फोर्थ वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान का उद्घाटन होता है 30 मार्च। इसी तारीख को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि मैंने एक चर्चा की थी कि जैसे ही ये चौथा चरण पूरा होता है, मुख्य जो काम है वो इस समय हो चुका होता है। बाकी 5वां, 6ठा और 7वां जो चरण है वो महज एक औपचारिकता थी। तो जैसे ही चौथा चरण कंप्लीट होता है, राजस्थान की स्थापना हो जाती है, तो यहाँ पे अपन को यहाँ पे 30 जो मार्च है इसको हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। याद रखना इजी है कि यहाँ राजस्थान दिवस आ जाता है। ओके, डन। अब यहाँ देखिए कौन कौन सी रियासतें इसमें आती थी। जैसे नाम से ही पता चलता है कि वृहत है, तो वृहत का मतलब बड़े बड़े जिले। बड़े बड़े जिले कहाँ पे हैं? पश्चिम में मिलेंगे। पश्चिम में चलते हैं तो बड़ा जिला कहाँ मिलेगा? जैसलमेर मिलेगा अपन को। जैसलमेर के बाद में बड़ा जिला कौन सा मिलेगा? बीकानेर भी मिलेगा। बीकानेर के बाद जोधपुर भी मिलेगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो बड़ा अपना जिला है वो जयपुर भी अपन को मिलेगा। तो वृहत का मतलब बड़े बड़े। तो वृहत राजस्थान का नाम आते ही अपने दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि वृहत का मतलब बड़ी बड़ी रियासतें। और बड़ी कहाँ मिलेगी? अपन को मिलेगी पश्चिम में। ये रियासतें यहाँ बैठी है। जयपुर का जो शासक है वो यहाँ पे राज प्रमुख बन रहा है। राज प्रमुख कौन बन रहे हैं? जयपुर के जो महाराजा हैं वो मानसिंह द्वितीय। जयपुर के महाराजा मानसिंह सेकंड। मानसिंह सेकंड। यहाँ पर एक बात याद रखनी जरूरी है कि प्रश्न ये पूछा जाए कि राजस्थान के जो आजीवन राज प्रमुख कौन है, तो एकमात्र यही है। प्रश्न आ चुका है परीक्षा में कि एकमात्र राज प्रमुख आजीवन कौन रहे हैं, तो ये अपना मानसिंह जो है वो सेकंड, ये आंसर आ जाना चाहिए। क्योंकि अगले चरण के भी मानसिंह थे और फिर उससे जो अगला होता है छठा, उसका भी मानसिंह, और फिर 7वें चरण के भी राज प्रमुख मानसिंह ही रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका उद्घाटनकर्ता कौन है। उद्घाटनकर्ता अपने ट्रिक ली थी। उद्घाटनकर्ता कौन है चौथे चरण का? 1, 2, 3 और 4, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल इसके उद्घाटन करता है। ओके, अब इसको फिर से ट्रिक को लेते हैं। प्रधानमंत्री कौन बने? तो प्रधानमंत्री यहाँ के कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? स्माइल मैन, जेंटलमैन। तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है जेंटलमैन। कौन है यहाँ पे? हीरालाल शास्त्री। मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है हीरालाल शास्त्री के आगे जेंटलमैन। तो ये क्यों लिखा है आपको ये पता चलेगा। और स्माइल मैन भी इसको अपन कह सकते हैं, क्योंकि जब जयपुर रियासत में ये प्रधानमंत्री थे और जिस समय प्रजामंडल अपने दौर पे था, चरम पे था, तो इस्माइल खान और हीरालाल शास्त्री के बीच में एक जेंटलमैन नाम का समझौता हुआ था। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी परीक्षा में पूछा भी गया है, आरएस की परीक्षा में, कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ है। तो हीरालाल शास्त्री और वहाँ का जो प्रधानमंत्री था, वो दीवान था इस्माइल खान, उसके बीच। एकमात्र जैसे राज प्रमुख ये हुए, तो इस चरण में एकमात्र महाराज प्रमुख भी हुए। महाराज प्रमुख। और महाराज प्रमुख आगे तक रहे उदयपुर के भूपाल सिंह। भूपाल सिंह या भोपाल सिंह।
प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सभी रियासतों में ये महाराज प्रमुख अब आगे ये रहेंगे भूपाल सिंह उदयपुर के, और उपराज प्रमुख बने कोटा के भीम सिंह। उपराज प्रमुख बने कोटा से भीम सिंह। अब प्रिवी पर्स की बात करते हैं तो प्रिवी पर्स जो सबसे ज़्यादा है वो सभी रियासतों में मिला है जयपुर के मानसिंह को। सबसे ज़्यादा प्रिवी पर्स मानसिंह सेकंड को मिला है और वो राशि है 18 लाख रुपए की राशि। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि राजस्थान की रियासतों में सबसे ज़्यादा प्रिवी पर्स किसे दिया गया, तो सबसे ज़्यादा प्रिवी पर्स मानसिंह सेकंड जयपुर वाले को दिया गया। इस तरह से अपना ये चौथा जो चरण है वो भी समाप्त होता है। पांचवा चरण है, देखो संयुक्त वर्ण यहाँ से उठाया, वृहत यहाँ से उठाया, अब क्या होगा, नाम पड़ा है संयुक्त वृहत राजस्थान, और तारीख देखिए इसकी कितनी है, याद करना बहुत इजी है, 15 मई 1949 एकमात्र ऐसी डेट है। और यहाँ पर आप याद रखें कि यहाँ पर 15 जैसे ही आते हैं मत्स्य संघ वहाँ से उठ के आ जाता है। जैसे अपन ने मत्स्य संघ की बात की थी तो और मैंने कहा था कि मत्स्य संघ में किसको बैठा के आए थे वहाँ, शंकर देव राय हिमालय मत्स्य संघ में कहा था मैंने कि धौलपुर और जो भरतपुर है वहाँ की जाट शासक रियासतें हैं, तो उसकी चर्चा देखिए फिर से करते हैं। तो उस समय क्या था, अपना जो धौलपुर है रियासत, धौलपुर और भरतपुर जो है, ये दो रियासतें जो है वो भाषाई आधार पर यूपी में मिलना चाह रही थी। तो एक क्या की, उसको वापस देखिए, इसके लिए शंकर देव राय इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनी। क्या बनी फ्रेंड्स, समिति, और अध्यक्ष कौन है, मैंने दो नाम और बताए थे, पहले नाम शंकरदेव, दूसरा प्रभुदयाल, मैंने कहा था प्रभु भगवान शंकरदेव प्रभुदयाल, और तीसरे आदमी थे सिद्धावाजी यानी कि भगवान शंकर सिद्ध। तो ये इन तीन व्यक्तियों की अध्यक्षता में, अध्यक्ष तो शंकरदेव राय समिति है, तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई और इस समिति ने वहाँ की भरतपुर और धौलपुर जो है उन रियासतों का दौरा किया और ये जाना कि वास्तव में स्थिति क्या है। तो इस समिति ने ये सिफारिश की कि धौलपुर और भरतपुर को यूपी में ना मिलके कहाँ विलय होना चाहिए, इनका विलय राजस्थान में ही होना चाहिए। तो इस समिति की सिफारिश पर 5वें चरण में प्लस कौन हो गया, मत्स्य संघ यहाँ पे प्लस हो गया, मत्स्य संघ का यहाँ पे विलय हो गया। इस तरह से यहाँ पे अब देखिए कितनी रियासतें हो जाती है, यहाँ आते आते कितनी रियासतें हो रही है। देखिए मत्स्य संघ की कितनी थी, 4, मत्स्य संघ की 4, उसके बाद में राजस्थान संघ की 9, फिर संयुक्त की उदयपुर हो गया 1, उसके बाद में संयुक्त के बाद में वृहत आया, वृहत के बाद में JJBJ 4, और 4 के बाद में फिर ये मत्स्य संघ वाली कितनी हो गई, यानी कि ये टोटल कितनी हो रही है, मत्स्य संघ की 4, राजस्थान संघ की 9, संयुक्त की 1, वृहत की 4, यानी कि यहाँ रियासतों की संख्या कितनी हो रही है टोटल, 9, 10 और ये 8, 18। यहाँ पे रियासतों की संख्या कितनी हो रही है फ्रेंड्स, 18। तो इस तरह 18 रियासतों का विलय जो है वो 15 मई 1949 तक हो गया। अब उद्घाटनकर्ता इत्यादि कोई है, इसका उद्घाटनकर्ता कोई नहीं है, राज प्रमुख वही है, यानी कि कौन सा, राज प्रमुख वही है, मानसिंह जारी, अब आगे मानसिंह ही रहेगा। उद्घाटनकर्ता कोई नहीं है तो यानी कि उद्घाटन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कोई बना है यानी कि हीरालाल शास्त्री आगे से 5वें में भी जारी। ठीक है फ्रेंड्स, डन। अब बाकी के जो प्रश्न हैं उनके साथ हम तीसरे पार्ट में आएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।